अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब तोशाखाना रेफरेंस केस में नैब अदालत गए और उनके वकील ने उनके आइंदा जो हाज़री है उससे इस्तिस्ना मांगी, लेकिन ऑनरेबल जज ने कहा कि आइंदा की जो तारीख होगी उसमें जरदारी साहब को आना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसमें जो है वो फर्द जुर्म आयद करनी है, तो कम से कम उसके लिए तो आना पड़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि इनको इस्तिस्ना दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। अब तोशाखाना जैसा केस में जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र है कि मतलब अपनी मनपसंद की चीज़ें तोशाखाना जो कि तहाइफ आते हैं बाहर से, जो आप तोशाखाना में जमा करवा देते हैं और वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, इन्होंने औने पौने दामों जो है वो चीज़ें वहाँ से निकलवा ली, क्योंकि उसका कोई एक नॉमिनल सा अमाउंट होता है, वो दिया नहीं दिया, मतलब गाड़ियाँ तक निकलवा ली। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, एक से एक दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी खुद अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन तोशाखाना से गाड़ियाँ ली हैं। तो आज जो नैब अदालत में तो जो जरदारी साहब के साथ हुआ वो हुआ, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी बहुत गर्मा गर्म तकरीर भी की और फिर कहा गया कि उनके वकीलों के साथ भी ज्यादती की, पुलिस ने पिकेट्स लगा दी गई। शहरी रहमान साहिबा ने सेनेट में इस हवाले से भी बात की और दीगर रहनुमा ने भी बात की कि जी इस्लामाबाद को एक तरह से पुलिस स्टेट बना दिया गया था, इतनी ज्यादा रुकावटें लगाई गई थी और ऐसे लग रहा था कोई जंग का महाज है। और फिर दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए जनाब नवाज शरीफ साहब के वकील, और वो उन्होंने कहा कि जी जो इनकी वो इश्तिहारी करार देने के हवाले से उसके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दी, तो उसमें नई बातें सामने खुल गई और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी पहले हमें यह बताया जाए कि इनकी जो थी जो जिसमें इनको वो मिली हुई थी बेल, उसमें एक्सटेंशन कैसे हुई, कहां से हुई, मतलब नवाज शरीफ साहब को उनके नाम, अच्छा फिर उनसे यह भी पूछा गया, अदालत ने यह भी पूछा कि जी नाम ईसीएल में से कैसे निकल गया, हमने तो चले यहां पे बेल दी थी। उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने उसको एक्सटेंशन कैसे दे दी कि वो अभी तक, अगर 8 हफ्ते के लिए गए थे तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो आज अदालत ने उठा दिए और वो जो इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरखास्त लेके गए थे उनको अब बहुत सारे मुख्तलिफ सवालों के जवाब देना पड़ गए और हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा। अब इसमें पंजाब हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब गए तो गए कैसे, उनकी बेल में एक्सटेंशन जो हुई वो कैसे हुई, और अगर वो 8 हफ्तों के लिए गए थे तो वापस क्यों नहीं आए, उसमें क्या एक्सटेंशन दी गई कि नहीं दी गई। और उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क जाने से पहले अदालत से इजाजत नहीं ली और नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने पर भी अदालत को आगाह भी नहीं किया गया। तो ये बहुत सारे सवालात जो हैं जो अदालत ने उठाए हैं और उनको पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भी जवाब देना है। पंजाब हुकूमत से जमानत में तोसी ना होने के बाद नवाज शरीफ को सरेंडर करना था, ये अदालत ने कमेंट दिया कि उनको सरेंडर करना चाहिए था, तो उस अभी तक अगर वो नहीं आए तो वो कहाँ पे हैं। और नवाज शरीफ रिलीफ के लिए सिर्फ क्लीन हैंड्स के साथ अदालत आ सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब नाजरीन, आज उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो आज गए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वन विंडो जो उनका कोई एक नया था, वन विंडो फास्ट ट्रैक वन विंडो ऑपरेशन जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उसका इनॉग्रेशन थी, उस पर गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने आज वाज़े तौर पर यह बता दिया कि हमारी जो क्या सराहियाँ थी, जो मीडिया में जो बातें चल रही थी कि जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब जो शराब के लाइसेंस में बतौर मुजरिम गए थे, हम लोगों को यही मालूम था, लेकिन उन्होंने आज वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब मुझे बतौर मुजरिम नहीं, मुझे वहाँ पे बतौर गवाह बुलाया गया है। और उन्होंने कहा कि इस तमाम सवालात का जवाब दूंगा, दामन साफ है,
डरने की ज़रूरत नहीं, नैब को तमाम सवालात पर मुतमईन करूँगा। और फिर आज उन्होंने एक दफ़ा फिर कह दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा मुझ पर एतमाद रहा है, और ये हिंट वही थी कि जी शायद आइंदा भी एतमाद रहेगा। और आज फिर उन्होंने थोड़ा सा मीडिया पर भी एक हल्की सा चुटकुला भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि जनाब 2 साल होने को है हुकूमत को मेरी, और लेकिन मीडिया के दोस्तों की मोहब्बत, कोट अनकोट, मोहब्बत में कमी नहीं हुई। इसका मतलब यही था कि जी जो कॉन्टिन्यूसली उन पर तनकीद हो रही है वो वैसे ही चल रही है। कल इसी केस में चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को नैब जाना है, लाहौर नैब, और साबिक चीफ सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी साहब भी जाएंगे। जो सेक्रेटरी थे, स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर राहिल सिद्दीकी साहब, उनको भी आज भी गए थे, वो उनको कल फिर दोबारा बुलाया। हमारी इतलात ये हैं कि सेक्रेटरी इंटीरियर जो इस वक्त फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर हैं जनाब खोकर साहब, क्योंकि वो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी भी थे पंजाब के, उनको भी कल बुलाया गया है। हमारी इतलात ये हैं, ज़राए का कहना है। और फिर इन तीनों को एक दूसरे के सामने बिठाकर पूछा जाएगा कि मामला है क्या। तो उस्मान बुज़दार साहब ने तो कह दिया कि जनाब मैं बतौर गवाह गया था, तो अगर उनको उनके असासों के हवाले से सवालात पूछे गए हैं तो वो किस ज़ुमरे में आएंगे, वो बतौर गवाह। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके असासे कितने बढ़े हैं इन 2 सालों में। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे कराची से रहे हैं वाया सेटेलाइट लिंक डॉक्टर रमेश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुझे लाहौर स्काइप से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा। और अवैस कादर शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके दबाव की वजह से हम अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर यह इशारा उसी तरफ जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कराची रजिस्ट्री में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के सामने जो ऑप्शंस का जिक्र कर दिया था कि कराची में बेहतरी लाने के लिए कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर काम किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था, जिसके बाद अभी तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो बाकायदा गुस्से का इजहार आ रहा है। वो 18वीं तरमीम हो, वो NFC का अवार्ड हो, वो जरदारी साहब को नैब की अदालत में पेश होना हो, तो ये तमाम सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। डॉक्टर रमेश कुमार, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की कि जो करना है आपने जो करना है कर लो, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, तो ये कोई आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश है या बाकायदा कोई सीरियस इशू है जिसको आप लोग एज एन ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, कराची में बेहतरी लाने के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत बेचैनी पाई जा रही है? देखिए, पहली चीज तो ये कि दबाव की बात नहीं है। मुझे आवाज वापस आ रहा है, इसको सेट करो। अच्छा, तो एको जा रही है डॉक्टर साहब। ये कहना कि मुझे ये इस चीज़ के ऊपर हैरानगी होती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये क्यों नहीं समझती है, जो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ज़रूर कहती है और चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, मगर कराची और सिंध इसको इस तरीके से डिवाइड नहीं, कराची मीन्स सिंध, सिंध मीन्स कराची, तो वो उसमें कोई शक नहीं है, नहीं होना चाहिए। मगर बार बार कराची को इस तरीके से नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? मैं तो कहता हूँ पूरे सिंध को पीपल्स पार्टी नेगलेक्ट करती है। सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पे करप्शन की बात होती है वहाँ पे ज़रूर होती है। मैं आपको बताऊं, जो अच्छे जो ऑफिसर हैं, अच्छे मिनिस्टर हैं, आज भी एक 22 ग्रेड के ऑफिसर से मेरी मीटिंग हुई, उससे भी जब मैंने बात की तो उसने कहा हेल्थ के अंदर ये इशू है, एजुकेशन के अंदर ये इशू है, हम रोक के थक गए हैं, करप्शन है, रुकते ही नहीं है। फिर जो है वो किसी मिनिस्टर से बात हुई तो उसने कहा कि चीफ मिनिस्टर खुद कहता है कि भाई यहाँ पे ये लोग पावरफुल है, मैं इनको कह नहीं सकता हूँ, और इस तरीके से, अब मैं नाम लेना मुझे मुनासिब नहीं है, मगर ये हकीकत है। तो आप इंटीरियर सिंध की हॉस्पिटलें देखें, स्कूल्स देखें, रास्ते देखें। कल एक प्रोग्राम में मेरे पास था, मेरे साथ तैमूर टालपुर, उसको मैंने कहा आप औरों को छोड़ो, ये सामारो जमसाबा 3 साल तक आपके रोड बने, ये डिगड़ी वगैरह, ये मीर साहब का, मीर मुनवर का हल्का तक ये रोड बने, क्यों नहीं बने? आपने ये कभी सोचा कि लोगों को, और बार बार उन रोडों के ऊपर टेंडर हो जाते हैं, लंबा हो जाते हैं, कोई वर्किंग का कोई तरीक़ेकार होता है, मगर फिर भी कराची का आवाज़ क्यों उठता है? एक तो 63% हब, दूसरी चीज़ ये कि एजुकेशन वाले लोग हैं, तीसरी चीज़ ये कि बिज़नेस कम्युनिटी है, वो आवाज़ उठाती है।
मगर कराची को माजी में अगर आप पीछे चले जाएं 2008 में, 2008 से लेके 2013 तक रोज़ाना 10 लाशें गिरती थी और रोज़ाना शाम को मजम्मत सुनने में आती थी और पीपल्स पार्टी MQM दोनों पार्टनर होते थे। मगर 2013 में मियाँ साहब आके यहाँ पे उतरे, उन्होंने प्रेशर डाला कि भाई आप हमारे साथ सीधे होके काम करें, वरना जो है वो हम अपने तौर पे ऑपरेशन करेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तावन किया, मगर किसकी विल थी? फेडरल गवर्नमेंट की विल थी, इनकी मजबूरी थी, उन्होंने मिल के काम किया। आज कराची के अंदर वो अमन आ गया, आज कराची के अंदर वो अमन आया। तो क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से 2008 और 2013 में काम हुआ? सेम इस तरीके से अभी 2 साल से प्राइम मिनिस्टर कह रहा है आप मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से आप एक मास्टर प्लान लेके आए, म्यूचुअल ग्रांट के साथ फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अगर उसके ऊपर कोई सुपरवाइजरी कमेटी भी हो, ऐसे नहीं कि पैसे भी आए पता भी नहीं चलेगा पैसे कहाँ चले गए। आप एक मास्टर आज तक मास्टर प्लान नहीं आया। अब फेडरल गवर्नमेंट की विल, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से आए हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ अगर कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बन के कराची की खिदमत करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए कोई ऐसे जज्बाती चीज़ नहीं हो, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध का जो है वो पीपल्स पार्टी है वो रहे, मगर कराची की आवाम की खिदमत हो, किसी की अन्ना और इसकी बात नहीं है, प्रैक्टिकली काम हो तो चीज़ बिल्कुल। अवैस कादिर शाह साहब, आज खुर्रम शेर जमान साहब कह रहे थे कि शायद पता नहीं कराची में ताजिर बरादरी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी डिमांड है कि जनाब कराची को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ले लिया जाए या फिर फौज के हवाले कर दिया जाए ताकि बेहतरी आए, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर ये सीरियस कमेंट था कि कोई ऑप्शन देख रहे हैं वो आईनी या कानूनी, या ये सिर्फ एक डरावा धमकी थी? अवैस कादिर शाह साहब, मेरे ख्याल में उनका स्काइप का प्रॉब्लम हो रहा है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, आप गुफ्तगू सुन ली, बिलावल साहब का शॉट भी सुन लिया, आपको क्या लगता है कि ये कोई मिस एडवेंचर होगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब। सबसे पहले तो आई वुड से कि अगर ये मिस एडवेंचर, एज यू सेड, मिस एडवेंचर ना ही करें तो अच्छा है। बिकॉज देखें, आप मुझे ये बताएं कि जो इश्यूज आ रहे हैं वो सिविक इश्यूज आ रहे हैं, और आप मुझे बताएं जो फैसला हुआ NFC अवार्ड का, क्या फेडरेशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की? क्या उनको जो रिक्वायर्ड, मतलब जो डिसाइडेड अमाउंट था वो उनको दिया गया? देखें, फेडरेशन का एक हिस्से होते हैं सूबे। हाउ कैन यू आइसोलेट द फेडरेशन फ्रॉम द प्रोविंसेस? और आप मुझे ये बात बताएं, जब हमारी PMLN की हुकूमत थी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी, जब वहां पे ना कारोबार चल रहे थे और बिजनेसमैन परेशान, लोड शेडिंग और कितने मसाइल थे, आप मुझे बताएं उस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर फैसले नहीं किए गए थे? क्या उस वक्त वो जब कराची ऑपरेशन हुआ था उसमें कराची की सिंध हुकूमत को शामिल नहीं किया गया था? क्या हमने उस वक्त ये नहीं देखा था कि इस वक्त एनर्जी की प्रॉब्लम्स कितने शदीद हैं? देखें, उस वक्त फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हुए थे। तो इस तरह की कि सोलो आप फ्लाइट लें, कभी आप उनको डराते हैं, कभी आप उनको धमकाते हैं, कभी आप ऑप्शंस पे गौर करते हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने वो पूरी की कि नहीं की? आप जरूर उनसे क्वेश्चन करें, पर उनका जो जायज हक है वो तो उन्हें देना। तो मैंने माना कि सिविक इश्यूज हैं, लेकिन देखें कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां जो लोकल बॉडीज है वो किसी और के पास है, गवर्नमेंट किसी और के पास है। अब आप KPK में देख लें, हुकूमत भी इनकी, लोकल बॉडीज भी इनकी, पर वहां के स्कूलों का, वहां के हॉस्पिटल्स का, वहां की सड़कों का, वहां की जो मेट्रो का हाल हुआ, वो तमाम चीजें आपके सामने है ज़मीर साहब। और अब पंजाब में जहां इनकी हुकूमत है, जहां इन्होंने वक्त से पहले लोकल बॉडीज की जो थी टेन्योर उसको टर्मिनेट किया, और अब आप जाके सड़कों का हाल देखें, कूड़े का हाल देखें, किसी दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा। तो पॉइंट इज कि आप ब्लेम करने और एडवेंचर करने के लिए, मिस एडवेंचर करने के लिए, एज यू सेड, यू आर ऑलरेडी, और आप हर दूसरे दिन ये तमाशा रचाते हैं। तो देखिए, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनको समझें। और
फिर सही। यू कैन आस्क द क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखें बिलावल ने जो बात की कि 18th अमेंडमेंट की, देखें मैं मानती हूं कि आखिरी हर्फ नहीं है, उसमें बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड। आप इसको क्या असेंबली में लेके आए, आपने क्या इसको डिस्कस किया, क्या आपने लोगों से पूछा कि क्या उनकी है? देखिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रोविंसेस वीकन हो। वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर प्रोविंसेस, वी नीड टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान, और उसके लिए वी नीड टू सिट विद एवरीबडी एंड वी नीड टू टॉक। जो फोरम है उस पे ये लाते नहीं है। आपने देखा कि ये कितने ऑर्डिनेंसेस ये हुकूमत लाई है, और एक साल बिल्कुल सही। यकीनन यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने जो भी काम करना है बेहतरी से भी किया जा सकता, जरूरी नहीं है। और ख़ास तौर पर ये 18th अमेंडमेंट के हवाले से कहा यह जाता है डॉक्टर रमेश कुमार साहब, क्योंकि अवैस कादिर शाह साहब मेरा ख्याल में शायद उनका स्काइप कनेक्ट नहीं हो रहा और टेलीफोन लाइन पर हैं प्रोड्यूसर साहब वो हमारे साथ। जी अवैस कादिर शाह साहब, जी अवैस कादिर शाह साहब, आपको क्या लगता है कि ये आपको सिर्फ डरा धमका रहे हैं, नैब के केसेस हों या ये दूसरे मामलात हों, 18वीं तरमीम में कोई ये तब्दीली चाहते हैं या वो भी एक होक्स ही है? आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमीज साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, वो स्काइप नेट की वजह से कनेक्ट नहीं हो सका। मैंने पहले कमेंट्स नहीं सुने कि मेरे भाई रमेश लाल ने क्या कहा, लेकिन आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप तारीख ले लें तो हमारी तारीख इस किस्म के झूठे और बनावटी केसों से भरी पड़ी है, जो हमारे जब भी कोई दूसरी पार्टी फेडरल में आती है तो वो हमारी लीडरशिप के खिलाफ ये इस किस्म के केसेस बनाए जाते हैं, और जिन केसेस का कोई सर पैर नहीं होता। फिर हम लोग देखिए, ये हमारी लीडरशिप है जो झूठे केसेस में भी 8-8 साल जेल में रहते हैं और फिर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आप देखिए, आसिफ अली खान जरदारी को आपने 8 साल जेल में रख लिया और आपने उतना तशद्दुद किया जो कभी किसी क्रिमिनल पे भी नहीं किया जाता, जबान तक काट डाली। आप एक आम क्रिमिनल के साथ इस तरह सलूक नहीं करते, एक पॉलिटिकल लीडर के साथ कर रहे हैं। फिर भी हमने ना ये मुल्क छोड़ा, ना इस मुल्क में जमहूरियत की बात करना छोड़ी, ना सच बोलना छोड़ा, और ना ही हम अभी एक ऐसी कोई बात करेंगे कि हम सच भी जरूर बोलते रहेंगे। हम इस मुल्क में भी रहेंगे और इस मुल्क में जो इस वक्त हुक्मरान है उनकी झूठी बातों से पर्दा भी जरूर उठाएंगे। लेकिन अवैस कादिर शाह साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा, खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि जी कराची में जो ताजिर बरादरी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो कहते हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं पीटीआई की हुकूमत पर कि जी खुदारा कराची के लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढें, ये जो आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं इन पर अमल करके दिखाएं। देखें, इस वक्त तक ये 2 साल गुजर गए, कोई भी कम्युनिटी हो, इनसे ये खुद जाके उनसे मिले, खुद जाके इन्होंने बातें की हैं, बल्कि इन्होंने खुद जाके उनको प्रोवोक किया है, अगर मैं सही अल्फाज इस्तेमाल करूं। कोविड का ये 4-5 महीने का टेन्योर हो या उससे पहले कोई भी बात हो, यहाँ पे सिंध हुकूमत कोविड से बचाव के इंतजाम करने में वो थी और पीटीआई वाले यहीं पे हमारे दोस्त अगेंस्ट वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, जबकि उसी वक्त पेशावर में दुकानें बंद करने के लिए, मार्केट्स बंद करने के लिए फायरिंग की जा रही थी। ये भी इस सारे मुल्क ने विटनेस किया है। लेकिन आज जिस केस में आसिफ अली खान जरदारी साहब को बुलाया गया है, या जो ये कमेटी की बात आजकल कर रहे हैं, अगर मुझे आप टाइम दें तो मैं इन दोनों पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आज तोशखाना है क्या। क्या मेरे भाई रमेश को पता है कि तोशाखाना होता क्या है? ये खुद नवाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं, उसकी उनकी हुकूमत में रहे हैं। ये जो गिफ्ट्स आते हैं, गिफ्ट्स जब किसी भी हुक्मरान को मिलते हैं उनके नाम पे, अगर वो उसको लेना चाहें प्राइस बिल्कुल एक तो उसका नॉमिनल पेमेंट करके आप वो ले सकते हैं, लेकिन वो प्राइस इवैल्यूएशन कमेटी होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब एज पर रूल्स ऑर्डर करते हैं, प्राइस इवैल्यूएशन कमेटी वो प्राइस इवैल्यूएट करती है, वो फिर उसको प्राइस देने के बाद वो उनके हवाले किया जाता है जिनके नाम पर वो गिफ्ट आया, अगर वो लेना चाहते हैं। तो वो जो 2 गाड़ियां जिनका ये केस बता रहे हैं आसिफ अली खान जरदारी साहब पे, तो वो गाड़ियां बिल्कुल थ्रू पर एज पर प्रोसीजर उन्होंने ली हैं। अगर तो आपको कोई आर्ग्यूमेंट है और आपको कोई उस पे कोई भी सवाल उठाना है, तो आप उस पे एक इवैल्यूएशन कमेटी बना के उसको लेटर भेज दें कि आपने कीमत कम भरी है या आपने ये फ्लॉ किया है
तो इसका तो नैब का तो कोई केस बनता ही नहीं है। अब नैब के परव्यू में बिल्कुल जा चुका हुआ है, लेकिन अवैस कादिर शाह साहब इस पर हमने बात करनी है क्योंकि आज ही पेश हुए थे ऑनरेबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, और तोशाखाना केस में ही और दूसरा तोशाखाना केस में बड़े वो बड़े, गए बड़े थे। अफसोस की बात है कि एक सदर को जिसपे केस बनता ही नहीं है, उसको इस हालत में जब उनकी चले तबीयत अभी खराब ब्रेक है, अभी कोविड अभी बन ब्रेक रहा है। के बाद ब्रेक के बाद अवैस कादिर शाह साहब आपके पास आऊं, इस बात को भी हमने देखना है कि क्या मतलब नैब का बनाना बनता था कि नहीं बनता था। आप लोगों ने भी इस्तिस्ना मांगी थी, तो क्यों नहीं मिली, और आइंदा पेशी पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आज तोशाखाना के हवाले से अब बात करेंगे ज़रा, क्योंकि और दूसरी जो एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब ने आज जो मनी लॉन्ड्रिंग और असासे जायद असासाजात केस में साबिक वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मरकजी मुलजिम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 7 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई उसमें मेन अहम किरदार शहबाज शरीफ साहब ने अदा किया। नैब शहबाज शरीफ साहब ने 5 अरब रुपए के करीब रकम की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त खुद अपनी उनकी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। शहबाज शरीफ के असासों में 614 गुना इजाफा हुआ है, जो कि जायद असासाजात के मामले में आता है। तो एक ये नई डेवलपमेंट, और दूसरा मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि जी उनको जो इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त की थी, उसमें भी सवालात उठ गए। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ हैं ना? अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि तोशाखाना के हवाले से जो अवैस कादिर शाह साहब ने बात की कि एक राइट बनता है, अगर किसी हेड ऑफ द स्टेट के नाम पर कोई गिफ्ट आता है वो तोशाखाना में जमा तो हो जाता है, लेकिन बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत आप उससे खरीद सकते हो, एक प्राइस कमेटी बनती है। तो ये जो गाड़ियों का मामला है, ये आपको क्या लगता है कि ये गलत, ये भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है? देखिए, पहली चीज़ तो ये छोटी चीज़ें हैं, मगर कोई मामूली चीज़ भी नहीं है कि अगर आप कोई स्टेट की तरफ से किसी से गिफ्ट मिलती है और उसको अपनी, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर अगर अपनी मर्ज़ी से कोई गिफ्ट मिलती है, प्राइसिंग कमेटी को बोलेगा तो कौन बात करेगा? लाजमी उसकी मर्ज़ी से मिल जाएगा, मगर उनको न्यूट्रल होकर देखें तो बहुत फ़र्क है। दूसरा ये कि जो बात की अवैस कादिर शाह ने कि गिले शिकवे जो किए, मेरे ख्याल में इनके जो गिले शिकवे जो है दुरुस्त है या नहीं है, मगर वो गिले शिकवे तो उनके साथ बनते हैं जिसके साथ अभी अपोजिशन में बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो शक की निगाह से देखते हैं, जिनके टाइम पे ये केस बने, जिनके टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई। अभी पीटीआई ने तो अपने पते खेले ही नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है माजी की तरफ से हो रहा है। तीसरा उन्होंने बात की आसिफ अली खान साहब, तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, आसिफ अली खान हो गए हैं, ये मुझे आज पता चला मैंने है नोट कि किया था, आसिफ लेकिन अली आपने पॉइंट आउट कर दिया। सही। तो खान साहब हो गए हैं। देखिए, बात ये है कि ज़मीर, मुझे ये बताएं 18 साल मुझे भी हो गए हैं, मेरे साथ अभी बहुत सारा सियासतदानों के साथ उठना बैठना बहुत कुछ है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ है। हमारे ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाता, जो बंदा रज़ा रब्बानी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, एजाज़ एहसन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। जो बंदा जहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, माखी की मक वहाँ आती है जहाँ पे मिठास होती है, तो वहाँ पे जहाँ पे जो इशू होता है वो ज़रूर हाईलाइट होता है। ये कहना कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से सदर को कटरे में लाकर जाते हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तब आगे बढ़ सकता है जब सज़ा और जज़ा का कानून होगा। आज भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो म्यूचुअल रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ और मजबूत एहतसाबी निज़ाम के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप कहें कि भाई इसके ऊपर मियाँ साहब के ऊपर ये केस नहीं बनता था, आसिफ साहब के ऊपर ये केस नहीं बनता था, और ये इसको इस चीज़ के ऊपर, अगर मेरे जैसा बंदा, अगर शहबाज शरीफ के ऊपर जब नाले का केस चला तो मैंने कहा कि यार ये केस इतना बनता नहीं है, ठीक है कि इतने छोटे से केस के लिए एक चीफ मिनिस्टर को आप कहें कि ये नाले का अख्तियार,
मगर जहाँ पे मेगा करप्शन के केसेस हैं उसको अगर मैं बैठ के बोलूं कि ये जो है वो नहीं बनते, ये चीज़ें गलत ये है। गलत होगी, मैंने ज़्यादती तो होगी, अभी बिल्कुल सही। अपनी मिनिस्ट्रियों के अंदर भी अपनी मिनिस्ट्रियों के अंदर भी अगर हमारे सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर भी कोई उंगली उठी, जब लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम के ऊपर हुआ कि भाई मुराद सईद की ये पोस्टल एड्रेस वाली, याद है बिल्कुल, आपको, आपने बिल्कुल, कहा ये सही। पोस्टल का ये हुआ है, मैंने कहा उसको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि ठीक। आप अगर पहली हमें अपने अंदर को अपने आप को सही करना पड़ेगा और फिर उसके बाद दूसरी तरफ बिल्कुल शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरखास्त दायर की, उसमें तो आप मतलब मांगने रिलीफ गए थे तो वहां तो कुछ और प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आ गई। तो अब आपको क्या लगता है कि ये वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इस हवाले से कोई सख्त इकदाम उठाएगी मियां नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने के लिए? क्योंकि उसमें तो अदालत ने कह दिया कि ना हमें बताया गया, ना हमसे पूछा गया, ना इतला दी गई और ECL से भी नाम निकाल दिया गया। तो ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर सामने आ गई। शायद आप लोग जी जमीर साहब, आई विल कम टू इट, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और मैं क्लियर करना चाहती हूँ। देखें, मियां नवाज शरीफ भी या आसिफ जरदारी भी, दे हैव इनफ। अगर किसी ने उनको कोई चीज दी थी ना, तो वो उन्होंने जो प्रोसेस फॉलो किया, तो उन लोगों को भी तो बुलाया जाए जिन्होंने वो सारा इवेल्युएशन की और जिन्होंने ये सारा काम किया, क्योंकि आई एम श्योर कि विदाउट इवेल्युएशन किसी ने भी नहीं ली होगी। और दूसरी बात आपने जो की कि ये मियां नवाज शरीफ की, तो आई वुड लाइक टू से कि देखें, लीगल कंसल्टेशंस हैं, हो रही हैं, और लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो अदालत को जवाब भी दे रहे हैं। इसमें मुझे उस पर बयान देने की या उसकी, आई डोंट थिंक आई शुड बी डूइंग दैट, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज सब जुडिस। ये काम हो रहा है, हमारी लीगल जो टीम्स हैं वो मुसलसल राब्ते में है। अब आपने कहा शहबाज शरीफ पे वो जो हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग वाली, जी नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग, जी देखें, मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। जी जमीर साहब, आपने देखा कि किस तरह नैब और जो हुकूमत है उसका गठजोड़ किया है। अब आप मुझे बताएं, क्या कभी मरियम नवाज पब्लिक पोजीशन होल्डर रही है? कभी रही है? वो कभी भी नहीं। लेकिन उनके ऊपर जो केस FBI के पास जाना चाहिए था कि आया उन्होंने उसके होते हुए अपने टैक्स रिटर्न्स जमा कराए हैं या नहीं, वो केस नैब को दिया गया। तो देखिए, नैब का जो आपको कंट्रोवर्शियल और मैं कहती हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान है, शाइस्ता साहिबा, जो हमने नहीं लगाया, शाइस्ता साहिबा बिल्कुल कोर्ट्स लगा रही हैं, शाइस्ता साहिबा क्वेश्चन कर रही हैं। शाइस्ता तो आप जहां जी शाइस्ता साहिबा, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि यही मरियम नवाज साहिबा कहती होती थी ना कि भी मेरे तो कोई पाकिस्तान बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। मैं आपके क्वेश्चन को पहले वापस इधर उधर नहीं लेके जाना चाहती। इन्होंने वादा माफ गवाह बनाने के चक्कर में अहद चीमा को आज 2.5 साल 2 साल हो रहे, वो जेल में, उस गरीब का कोई नाम भी नहीं है। लेकिन मुझे आप बताएं, अरबों रुपए के पब्लिक प्रोजेक्ट्स पंजाब में हुए हैं। आप मुझे बताएं, उसमें 1 रुपए की भी ये कोई पकड़ सके हैं जो कि हुई हो उसमें गलती? लेकिन नहीं, शाइस्ता साहिबा, आप पंजाब में सबसे बड़ी ऑपोजिशन PMLN है, उनको चाहिए ये चीजें निकाल कर सामने लेकर आए, तो फिर उन पर यकीनन प्रोसिक्यूशन भी होगी। मेरी बात सुने जमीर साहब, इन्होंने तमाम ऑपोजिशन को, इनको चाहिए कि ये अपनी मर्जी करने के लिए एक दफा तमाम ऑपोजिशन को या गोली मारे, जो उस दिन इन्होंने 11 को किया है कि 4-4 फुट के फासले से इन्होंने शेलिंग की और मारे उसके टीयर गैस के बट्स। तो या तो ये गोली मारे या तमाम ऑपोजिशन को ये जेलों में बंद कर दें और फिर अपनी मर्जी से ये हुकूमत करें। लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं कि ये डिलीवर फिर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नालायक और नाअहल हैं। चले, बिल्कुल अवैस कादिर शाह साहब, मुझे अभी फिर ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आऊंगा। बिल्कुल शाहबा, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वन विंडो स्विफ्ट ऑपरेशन की जो एक नया उनका वन विंडो ऑपरेशन शुरू हो रहा था, उसके इफ्तिताह के पर गए थे। क्या बात की उस्मान बुज़दार साहब ने, पहले ये ज़रा सुन लीजिए।
जी वैस कादिर शाह साहब, आप भी नैब, आपकी लीडरशिप भी नैब में जा रही है, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार भी जा रहे हैं। कोई छोटी बात तो नहीं है कि पीटीआई जो जिस वफाकी हुकूमत पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो भी जा रहे हैं। उन्होंने जो बात की कि नैब ने मुझे बुलाया, मैं पेश हुआ, नैब ने मुझे बतौर मुल्जिम नहीं गवाह बुलाया है। क्या कहते हैं? और फिर उन्होंने आज फिर कह दिया कि जी इमरान खान का हमेशा मुझ पर एतमाद रहा है। क्या कहते हैं वैस कादिर शाह साहब? देखिए जमीर साहब, मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि टाइम मुझे बहुत कम मिला है, तो मैं ये रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मुझे देखें, अगर आप मुझे बोलने दें प्लीज। जी जी प्लीज जी जी देखें, मेरे भाई ने जो रमेश साहब ने थोड़ी देर पहले बात की, मैं जरा जल्दी में कंक्लूड कर लूं। प्राइसिंग कमेटी होती है तोशा खाना की, जिसमें जो प्राइस और ड्यूटी कैलकुलेट करके और वो गिफ्ट्स जो है वो जिनके नाम आए होते हैं उनको दी जाती है। तो मैं इनको ये बताता चलूं, ये एमएनए हैं और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये सारी चीजों को ओवरव्यू भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे प्राइसिंग कम है तो एक लेटर जा सकता है कि आपने ये प्राइस कम पे की है और आप इसकी प्राइस ज्यादा पे करें या इन्वेस्टिगेट कर लें, ताकि जो भी सेटलमेंट हो वो कोर्ट में हो सकती है या कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं दी गई। ना वो जो 2 गाड़ियां प्रेसिडेंट आसिफ अली खान जरदारी साहब ने ली थी वो मुल्क से बाहर गई, ना आसिफ अली खान जरदारी साहब मुल्क से कहीं बाहर जा रहे थे। जी, मेरे भाई ने कहा कि सजा और जजा। अब मैं इन्हें याद दिलाता चलूं कि एक प्रेसिडेंट बार बार कोर्ट में आ रहा है और दूसरा एक प्रेसिडेंट जिसपे आर्टिकल 6 की बात भी की गई, जिसपे कोई दूसरे भी मुकदमात बहुत थे, जो घर से निकले, रोड पे आए, वहां से हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल से दुबई चले गए। किसकी हुकूमत में गए? देखिए बात सुने, देखिए जिसकी हुकूमत में भी गए, क्या उनको अभी बुलाया गया? क्या उनको कोई नोटिस मिला? तो अदालतों ने बुलाना है। बिल्कुल, मुझे जरा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया अवैस कादिर शाह साहब। नैब की कारकर्दगी पर जरा क्विकली मुझे बता दें, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैंने आगे भी जाना है। यह है कि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह भी सामने आ गए। उस्मान बुज़दार साहब ने जो लाइसेंस इशू किया है, वो होटल जो आपकी मीडिया ने दिखाया है वो 4 स्टार है, या अभी तक उसकी कोई अभी तक चीजें बाकी हैं जो उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ है। और उस्मान बुज़दार साहब अचानक आज मीडिया पे आके कहते हैं कि मैं ये भी कर दूंगा, इमरान खान साहब का मुझ पे एतमाद भी है, इमरान खान साहब ने ये भी कर दिया। देखिए मेरी बात सुने, एक लॉन्ड्री मशीन लगी हुई है पीटीआई की प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो भी पीटीआई में है वो वहां से बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके निकलेगा, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा, उस पर किसी किस्म की बात नहीं आएगी। कहां गई बीआरटी का इन्वेस्टिगेशन, क्यों रुकवा दी है? चले अब तो वो चल पड़ा। बिल्कुल, मुझे नेक्स्ट केस पे बिल्कुल आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया वैस कादिर साहब। मशीन जो मुल्क से बाहर चली गई हैं, आप जहांगीर तरीन को नहीं, बिल्कुल आपका जवाब आ गया। अपने कहते हैं डॉक्टर रमेश कुमार, क्विकली, टाइम कम है। ये बतौर मुल्जिम नहीं बतौर गवाह बुलाया गया है और उनसे एसएसपी की भी डिटेल्स मांग ली हैं, तो ये किस किस्म की कंट्राडिक्शन है? देखिए, पहली चीज तो परवेज मुशर्रफ के हवाले से मेरे भाई ने जो बात की, तो आपने उनको तोबों की सलामी देके, आप इसका जवाब आपने तोबों की सलामी देके रवाना किया था। चले तो इस वजह से आप उसको खुद आप जवाब दें। दूसरी चीज उस्मान बुज़दार की, मैंने पहले भी कहा था कि उस्मान बुज़दार हो चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, सही है गलत है, उसको पर्सनली जवाब देना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए, ये प्रैक्टिस सेट करें वो सही किया या नहीं किया वो। और ये मैं समझता हूँ ऐसे आम बंदे की तरफ से वो गया, कोई चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं गया, उसने एक एहतसाबी इदारे, एक रियासती इदारे के पास गया, उसने अपने आप को पेश किया, उसका क्वेश्चनर का जवाब दिया। आज भी उन्होंने यही नहीं कहा है। कि उधर हजूम लेके गया, कोई अनारकी वहाँ पे पैदा की, कोई पत्थरा हुआ, ये नहीं, या शाम को गालियाँ दी मीडिया के ऊपर कि हमने ये कर दिया, साबिक सदर को ये कर दिया। मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, आप चेयर के लास्ट मिनट है, तो आखिरी मिनट, डॉक्टर रमेश कुमार, आखिरी मिनट। शाइस्ता परवेज मलिक साहब, बतौर मुल्जिम नहीं बतौर गवाह गया उस्मान बुज़दार।